नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल 24 में। और आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो ये परियोजनाएं क्या होती है हम समझेंगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किससे कहते हैं, वो स्वरूप कैसा होता है उसका, और भारत की ऐसी कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं जिनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, और ऐसे कौन से विविध तथ्य हैं जो इन परियोजनाओं से संबंधित हैं और परीक्षाओं में आते हैं। इस टॉपिक से परीक्षा में एक दो प्रश्न कंपलसरी आते ही आते हैं, इसलिए फैक्ट को स्किप किए बिना पूरा पढ़ेंगे तो आपको चीजें इंटरकनेक्टेड मिलेगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से बनेगा और साथ ही साथ पूरा टॉपिक वीडियो एक बार में कवर हो जाएगा। अपनी कॉपी निकाल के रखिए, नोट्स उसमें बना लीजिए और कुछ दिनों बाद इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करिए। आप रिवाइज करेंगे तो बिना ट्रिक के पूरा कॉन्सेप्ट भी तैयार होगा और सारे फैक्ट भी तैयार हो जाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना कहते किसको है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है। तो जैसे एक नदी आपको इमेज में दिख रही है, पानी नदी को रोक दिया यहाँ पर, और तो इस प्रकार से जो पानी का क्षेत्र भर गया इसको हम जलाशय कहते हैं, आर्टिफिशियल लेक कहते हैं इसको, कृत्रिम झील। ठीक है, और उसके बाद ये जो नदी है आगे फ्लो मिलता है और वो आगे बढ़ती है। डैम बनाने के पीछे एक हमारा उद्देश्य था कि ये जो नदी है जो समय समय पे इसमें बाढ़ आ जाती है, उसकी वजह से जो आसपास का क्षेत्र है वो काफी प्रभावित हो जाता है। बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए एक डैम तैयार किया। पहला मकसद हो गया हमारा बाढ़ को कंट्रोल करना। दूसरा कि जब हमने पानी को बांध लिया तो हम पानी को एक कंट्रोल्ड वे में आगे बढ़ाएंगे, तो इसमें से हमने टरबाइन लगा दिया और हमने यहाँ बिजली पैदा करना शुरू कर दी। दूसरा उद्देश्य हो गया। तीसरा, जब ये डैम बन गया तो इस डैम पे हमने मनोरंजन के लिए कुछ टूरिज्म डेवलप हो गया इस सेक्शन में। साथ ही साथ इस पानी को हमने कंट्रोल वे में बहुत सारी कैनाल या नहर बना करके इसमें इरिगेशन के लिए इसको यूज किया, यानी सिंचाई के लिए उपयोग किया। और उसके बाद ये जो पानी भरा हुआ क्षेत्र है, इस पानी भरे हुए क्षेत्र में हम मछलियों को पाल सकते हैं, यानी हम मत्स्य पालन भी इस जगह पे कर सकते हैं। तो एक डैम बनाने से इतने सारे फायदे हो गए, यानी बाढ़ को कंट्रोल कर लिया, एनर्जी पैदा कर दी, पर्यटन, टूरिज्म और भी इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन भी इससे संभव हो जाता है। तो इन सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किसको कहते हैं कि जब भी कोई नदी घाटी परियोजना, किसी नदी में कई उद्देश्यों को लेकर के, जैसे सिंचाई, बाढ़ कंट्रोल, जल मृदा संरक्षण, जल विद्युत, जल परिवहन, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि या औद्योगिक विकास की पूर्ति की जाती है, तो ऐसी परियोजनाओं को हम कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तो भारत में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमें इन सब चीजों की आवश्यकता थी। तो भारत के जो उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शुरुआत की और इनको ये टाइटल दिया कि आधुनिक भारत के ये मंदिर हैं। तो ये हो गया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि जब हम डैम बनाएंगे तो ये कितने प्रकार के बनेंगे, क्योंकि जब हम जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध है, फिर भारत का सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध। तो इस तरीके के प्रश्नों में जो कंफ्यूजन होता है तो बांधों के प्रकार समझते हैं। तो पहला हम देखते हैं गुरुत्वीय बांध क्या होता है, ग्रेविटी डैम किसको कहते हैं। तो जब ये वाटर का फोर्स, वाटर का जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हम ग्रेविटी के डायरेक्शन में, ग्रेविटी कहां पर होता है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के तल की तरफ होता है, नीचे की तरफ। तो जब हम इस वाटर बॉडी के फोर्स को पृथ्वी के तल की तरफ यानी नीचे की तरफ डाउन कर देते हैं, उस फोर्स को, इनको बोलते हैं ग्रेविटी डैम। सेकंड टाइप जो होता है वो आर्क डैम कहलाता है, जिसको हम चाप या बांध भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो डैम होता है ये ऐसा कर्व किया हुआ होता है, इस तरीके से कर्व फॉर्मेट में होता है। तो जब कभी भी यहां से पानी का फ्लो का प्रेशर बनेगा, पानी का प्रेशर बनेगा, तो ये प्रेशर इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगा। ये डाइवर्शन कैसा होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल प्रेशर डाइवर्ट होगा, इसको हम कहते हैं आर्क डैम। तीसरा टाइप होता है तटबंध बांध, जिसको हम एम्बैंकमेंट डैम भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है, पहला चीज होता है एक अर्थ यानी मिट्टी से भरा हुआ हो, और दूसरा रॉक का यानी चट्टानों के टुकड़ों को वहां पे काट काट के डंप करते जाएं, और उस तरीके से हमने डैम को एक तैयार कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं एम्बैंकमेंट डैम। चौथा एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं बैराज। तो ये बैराज होते कैसे, जैसे आपने फरक्का बैराज पढ़ा होगा, कोटा बैराज पढ़ा होगा, हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। तो इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि ये बहुत बड़े डैम नहीं होते हैं, सिर्फ पानी को एक गेट लगा के आपने रोक दिया ताकि पानी का जो फ्लो है वो चैनलाइज हो जाए, इस प्रकार से ये डैम बनाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं बैराज। दोस्तों आपके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना, गुरुकुल 24 चैनल में हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना के रखी है कि जैसे भारत का इतिहास आप पढ़ना चाहते हैं, भारत का भूगोल, करंट अफेयर, एनटीपीसी के एमसीक्यूज, एमपीपीएससी के एमसीक्यूज और सुपर 24 एमसीक्यूज, ये सारी प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। तो आप एक बार जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे साथ जुड़े रहें। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम देखते हैं पहली परियोजना।
तो आप इमेज में देख सकते हैं दामोदर नदी कहाँ पर बैठती है, झारखंड से उत्पन्न होती है और यह पश्चिम बंगाल में होते हुए हुगली के पास कनेक्ट हो जाती है। तो सबसे पहले परियोजना भारत की जो है वो दामोदर घाटी परियोजना। ये नदी कौन सी है, दामोदर नदी पर है। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार झारखंड में है और इसका संगम हो जाता है हुगली में नदी में जाकर के ये मिल जाती है, ठीक है। और इसका प्रारंभ हुआ था 1948 में, यानी ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। कौन कौन से क्षेत्र इसमें कवर होते हैं, तो बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड, 3 राज्य इसमें कवर होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, जैसे हमने बताया नदी घाटी परियोजना बहुत सारे उद्देश्य लिए होती है। इस पर्टिकुलर नदी का जो उद्देश्य है कि बाढ़ को कंट्रोल करना इस क्षेत्र में। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं क्योंकि ये बाढ़ को बहुत फैला देती थी, तो बाढ़ को कंट्रोल करना, फिर इसके माध्यम से सिंचाई करना और साथ ही साथ में विद्युत का उत्पादन करना, ये 3 प्रमुख उद्देश्य है इस पर्टिकुलर नदी घाटी परियोजना को कवर करने के लिए। और इसको हम कहते हैं भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, जो 1948 में शुरू हुई थी। और इसकी प्रेरणा हमको जो मोटिवेशन मिला था, यूएसए में एक टेनेसी नदी है, वहां पर भी इस तरीके से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया गया था। तो उससे इंस्पायर होकर, उससे प्रेरणा लेकर के हमने इस दामोदर घाटी परियोजना को भारत में इनिशिएट किया, शुरू किया। तो और कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि इस नदी के अंतर्गत कुल 8 डैम बने हुए हैं, जिसमें से यहाँ पे आपको इमेज में 5 दिख रहे हैं। तो जैसे ये तिलैया बांध आपको दिख रहा है, कोनार बांध दिख रहा है, मैथान, बराकर और पंचेत, ये 5 जो बांध दिख रहे हैं, ये 5 बांधों के अलावा 3 बांध और हैं जो इसी परियोजना के अंतर्गत। दोस्तों ये एक बार याद रखें दिमाग में कि ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि दामोदर नदी पे ही बांध बनेंगे, उसकी जो सहायक ट्रिब्यूटरी नदियां हैं उनपे भी ये बांध बने हुए हैं। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि भारत का जो 60% कोयला क्षेत्र है वो इस रीजन में, यानी रानीगंज आपने देखा होगा, धनबाद देखा होगा, और कोयले की उपलब्धता की वजह से ही यहाँ पर एक बोकारो स्टील संयंत्र भी डेवलप किया गया। तो उसके लिए पानी की उपलब्धता इन्हीं डैम से होती है। लास्ट में इसके बारे में एक और फैक्ट और नोट कर लीजिए कि भारत की ये पहली परियोजना है जहां पर कोयला, जल और गैस तीनों सोर्सेस से एनर्जी को क्रिएट किया जाता है, विद्युत को बनाया जाता है। डैम से हमको जल विद्युत मिल जाएगी, कोयले से हमको ताप विद्युत मिल जाएगी, और गैस, यहाँ जो मैथन के पास में यहाँ पे कोल बेड यानी कोयले के ही बेड में मीथेन पाई जाती है, तो उसके माध्यम से गैस से एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। आइए अगली परियोजना देख लेते हैं, टिहरी बांध परियोजना। तो आप इमेज में देख सकते हैं कि भागीरथी नदी एक तरफ से आ रही है, दूसरी तरफ से आ रही है भीलांगना नदी। इन दोनों नदियों का जहां पे संगम होता है वहां पर हमने एक डैम बना दिया जिसका नाम है टिहरी डैम। टिहरी जिला उत्तराखंड में है ये, और ये भारत का सबसे ऊंचा यानी 261 मीटर हाइट का सबसे ऊंचा बांध है भारत का, ठीक है। और ये कवर करता है पूरे उत्तराखंड के एरिया को, और इससे जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है 2400 मेगावाट की एनर्जी उत्पन्न होती है इसमें से। और सिंचाई की जो सुविधा है लगभग 3.64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके बारे में ये एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसका जो जलाशय है, यानी जो ऐसे डैम बनाया है तो उसके पीछे का जो एरिया जहां पानी भरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम जलाशय। तो इसके जलाशय का नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर, और ये भारत की विशालता के कारण इसको राष्ट्र का गांव कहा गया है, ठीक है। जितना बड़ा ये क्षेत्र को कवर करता है इसकी वजह से इसको राष्ट्र का गांव कहा है टिहरी डैम को। और इस टिहरी डैम का जो डिजाइन किया था वो प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने किया था। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, यहाँ पे हमने बताया कि ये भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। पहला महत्वपूर्ण फैक्ट तो यही हो गया कि सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। तो ये कहाँ पर है, सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर पंजाब और हिमाचल की बॉर्डर पे है, ये सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी का जो उद्गम हम देखते हैं वो बैरीनाग झील से देखते हैं, आपको पता होगा। ये सारी जो झीलों नदियां कहाँ से उत्पन्न होती हैं, इसके लिए नदियों का एक विशेष वीडियो बना के रखा हुआ है। आप चाहें तो हिमालयन नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों के वीडियो हमारे प्लेलिस्ट भूगोल के टॉपिक से नीचे डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं कि उसका उद्गम होता है वेरीनाग झील से और इसका संगम होता है ब्यास नदी में। ये ब्यास नदी में सतलज नदी आपस में दोनों मिल जाती हैं, जाके आगे जाकर के ये सिंधु नदी में मिल जाती है सतलज नदी। इसकी शुरुआत हुई थी 1955 में और 63 में ये बन के कंप्लीट हो गया था, राष्ट्र को समर्पित हुआ था। ये जो डैम बनाया हमने, इसके पीछे का जो वाटर कैचमेंट एरिया है इसको हम कहते हैं गोविंद सागर जलाशय, और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। तो याद रखेंगे, एक फैक्ट अलग से ही आता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो जी हाँ, गोविंद सागर जलाशय। चलिए आगे देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था। पहला उद्देश्य था इसका जलापूर्ति, चूंकि चंडीगढ़ और दिल्ली ये आसपास के जो टाउन है बड़े, इनको पानी की समस्या थी, तो इस डैम से पानी की पूर्ति होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, मत्स्य का पालन होता है और पर्यटन, और साथ साथ में बाढ़ और सूखा को कंट्रोल करने के लिए ये परियोजना चलती है। इसके अंतर्गत जो लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये एरिया इसके अंदर कवर होते हैं, ठीक है। और विशेष रूप से टिहरी बांध के पश्चात ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अगली परियोजना देख लेते हैं, सरदार सरोवर बांध परियोजना। तो ये कहाँ है, नर्मदा नदी पर। ये नर्मदा नदी पर बना हुआ एक सबसे बड़ा बांध है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक अनूपपुर से होता है,
भड़ौच के निकट जो गुजरात है वहाँ पर जा करके ये बंगाल की वहाँ पे जाके ये खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और इसका निर्माण शुरू हुआ था 1961 में और 2017 में ये कंप्लीट हुआ। काफ़ी विवादित परियोजना भी रही, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात 4 स्टेक होल्डर्स हैं, यानी 4 राज्यों का इसमें आपस में संबंध है। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा डैम है ये। इसकी हाइट जो है 138 मीटर है। यदि इसके बेसमेंट को भी जोड़ लें तो 163 मीटर इसकी हाइट बनती है। ठीक है, और इसमें जल विद्युत का उत्पादन जो होता है वो 1450 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। आइए इस टॉपिक पे और कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि ये जो परियोजना है ये काफ़ी विवादित परियोजना है, क्योंकि 4 राज्य कनेक्टेड हैं और इनके बीच में नर्मदा नदी के प्रवाह को लेकर भी प्रॉब्लम रही है। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो ये एक प्रकार से न्यायाधिकरण बनाया गया, जिसका पर्पस था कि राज्यों के बीच में जो विवाद है इस नदी को लेके, पानी को लेके, उसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो ये बना था 1969 में। से बांध बनने के बाद जो विस्थापित लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स थी, तो उसको लेके मेघा पाटकर जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसको हम कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट, कई बार सीधा सीधा प्रश्न बनता है इसमें कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है तो उसके सामने नाम आएगा मेधा पाटेकर। और दूसरा नाम जो इसमें आता है भारत के संबंध में, राजेंद्र सिंह, जिनको हम भारत का जल पुरुष भी कहते हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के खंडवा नाम के स्थान पर वहां पर भारत का पहला जल सत्याग्रह किया था। तो जल सत्याग्रह की आप इमेज देख सकते हैं कि पानी में डूब करके, पानी में पैर को गला करके हमने सत्याग्रह किया था, आग्रह किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरोवर परियोजना के पास में ही उस डैम के थोड़ा ही आगे एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं साधु बेट द्वीप। और इस द्वीप पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो 182 मीटर है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है कि इन्होंने पूरे देश को एक करने के लिए काम किया था। तो उसकी वजह से इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया गया। और जो एकता दिवस है वो भी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि सरदार पटेल जी का जन्म दिवस है। आप नर्मदा नदी का परियोजनाओं का एक टॉपिक हमने बनाया हुआ है, आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं व्यास परियोजना में। और इसका उद्गम होता है व्यास नदी का व्यास कुंड, जो कि रोहतांग दर्रे पर स्थित है। सतलज नदी में जाकर हरके बांध के पास में ये मिल जाती है। ठीक है, और देखते हैं कि इस पर बनाए गए जो बांध कौन कौन से हैं। एक तो हरिके बैराज बनाया गया और दूसरा पोंग बांध। पोंग बांध को हम महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा इस टॉपिक पे अंडरलाइन करके ध्यान रखिएगा कि एक तरफ जब हम चंबल नदी के अंतर्गत पढ़ेंगे तो वहां पे हम राणा प्रताप सागर पढ़ेंगे और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप सागर। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं कि एक डैम ये पोंग बनाया गया यहाँ पर, और यहाँ पर बनाया गया हरिके बैराज। ठीक है, और हरिके बैराज से ही एक बड़ी नहर निकली हुई है, इंदिरा गांधी नहर, जिसको हम अभी तक वर्तमान तक हम कहते हैं भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इसकी संयुक्त परियोजना है। हरिके बैराज के माध्यम से 3 राज्य इसके अंतर्गत कवर होते हैं। और आगे देख लेते हैं हम इसमें कि इसका जो उद्देश्य है, इंदिरा जो नहर है या जिसको हम राजस्थान नहर भी कहते हैं, इसके माध्यम से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। उसकी जो टोटल लंबाई है वो लगभग 466 किलोमीटर एरिया को कवर करती है और ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना एवं नहर प्रणाली है। अभी आप आगे के सेक्शंस में देखेंगे कि अभी तक तो ये है, लेकिन इससे भी बड़ी एक और परियोजना भारत में शुरू हो चुकी है, जो कि भविष्य में आगे हो जाएगी, विश्व की नंबर 1। तो ये पूरा डैम हमने देख लिया। इस इमेज में आप देख सकते हैं भाखड़ा नागल डैम के नीचे यहाँ पर हरिके बांध बनाया गया और यहाँ पर ये बनाया गया है एक परियोजना, नहर बनाई गई है जिसको हम इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नागार्जुन बांध परियोजना की कृष्णा नदी पर यह बांध परियोजना स्थित है और कृष्णा नदी का उद्गम आपको पता है कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र में होता है और ये संगम जो होता है बंगाल की खाड़ी में जाके डेल्टा बनाती है और समाहित हो जाती है। ये भारत का चौथा सबसे बड़ा डैम है जिसकी हाइट है 124 मीटर और इसकी जो जल धारण क्षमता है उसके बेसिस पे ये भारत का सबसे बड़ा डैम है भारत। और इस बांध का जो निर्माण किया गया था वो 1966 में किया गया था। नंदीकोंडा नाम का एक गांव है जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पर पूरे तरीके से बैठता है। अब ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र इनके बीच में थोड़ा सा विवाद भी है। इस परियोजना से कृष्णा नदी का जल प्रभावित होता है तो ये राज्य भी आपस में इससे कनेक्टेड है। चलिए आगे देख लेते हैं हीराकुंड बांध परियोजना। तो ये हीराकुंड बांध कहाँ पर है? ये एक तो महानदी है। महानदी पे को क्या कहते थे? अभी तक कहते थे उड़ीसा का शोक। क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें बाढ़ आ जाती थी और इसकी वजह से उड़ीसा के बहुत सारे क्षेत्र जो होते थे वो जलमग्न हो जाते थे। तो इस डैम को बना के हमने उस बाढ़ को कंट्रोल कर लिया। और ये जो महानदी निकलती है ये सिहावा पर्वत से निकलती है जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में है। ये नदियों से संबंधित जितने फैक्ट हैं आप हमारे वीडियो जरूर देखें, उसमें सब कवर किए गए हैं। और संगम इसका होता है बंगाल की खाड़ी में संगम होता है और ये निकलती है संबलपुर से। ठीक है, तो आप संबलपुर से इसको याद रखेंगे। अभी मैं बताने वाला हूँ थोड़ी सी चीज़ें आपको। इसकी जो लंबाई है 4803 मीटर है, लगभग 5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इस दृष्टि से ये भारत का सबसे
लंबा बांध कहलाता है। शुरू में हमने जो डैम के प्रकार बताए थे उनमें से ये तटबंध वाला बांध है, यानी इसका मिट्टी से इसको पहले उसका बेसमेंट तैयार किया गया, फिर धीरे धीरे उठाते उठाते और लास्ट में उसको बनाया गया। तो ये मिट्टी से बना हुआ भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए आगे देख लेते हैं नर्मदा नदी। अभी तक हमने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं देख ली, अब हम देखते हैं नदी के आधार पर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं। तो पहली देख लेते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपको पता है कि मध्य प्रदेश के लगभग इधर सेंटर से निकल के जाती है, इस तरीके से फ्लो होती है और यहाँ से जाके वो गुजरात में पहुंच जाती है। तो इस नदी पे वैसे तो बहुत सारी परियोजनाएं बनाई गई हैं और बहुत सारे डैम बनाए गए हैं। उसमें से 30 मेजर डैम है, 30 इंपॉर्टेंट डैम है जो कि बने हुए हैं। हम उसमें से 3-4 यहाँ पे देखेंगे जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहला जो बड़ा डैम देखते हैं नर्मदा सागर। तो ये नर्मदा सागर कहाँ पर है? ये इस जगह पे बना हुआ है, यानी कि महेश्वर खंडवा जिला पड़ता है और इसी को इंदिरा सागर परियोजना भी कहा जाता है। इंदिरा सागर परियोजना ध्यान रखेंगे। और इसके समीप ही हमने ये ओमकारेश्वर में भी एक और परियोजना है जिसको हम कहते हैं ओमकारेश्वर परियोजना। और इससे आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये जो इंदौर है उसके पास में एक क्षिप्रा नदी है। तो इसी डैम से, ओमकारेश्वर डैम से ही हमने क्षिप्रा नदी की तरफ में पानी पहुंचाया, यानी एक प्रकार से ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी आता है। तो यहाँ से हमने नर्मदा नदी को क्षिप्रा नदी से जोड़ दिया है कि उज्जैन में हर 16 वर्षों में एक कुंभ होता है। तो कुंभ में पानी की कमी की वजह से हमने नर्मदा नदी के पानी को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है इस परियोजना के माध्यम से। और ये नर्मदा नदी है जो ये भ्रंश घाटी में बहती हुई जब आगे पहुँचती है तो यहाँ पे हमने देखे हैं सरदार सरोवर परियोजना। तो 3 ये मेजर डैम है जो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। एक और इसकी सहायक नदी पर आता है जिसको हम बोलते हैं तवा डैम, जो कि होशंगाबाद पर स्थित है। होशंगाबाद भी नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक नगर है। ठीक है, तो ये 4 परियोजनाएं इस पूरे नर्मदा नदी के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से देखते हैं। आइए देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, ये इसका उद्गम जो होता है ये भी मुल्ताई में होता है, यानी मध्य प्रदेश में ही होता है। और ये भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली और पश्चिम की दिशा में बहने वाली दूसरी प्रमुख नदी है नर्मदा के बाद। और सूरत के समीप भड़ौच में ये खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। मिलने के पहले यहाँ पर एक बड़ी परियोजना है जिसका नाम है काकरा पार परियोजना। ठीक है, और ये परियोजना ताप्ती नदी पर है, सूरत के समीप पर स्थित है। तो गुजरात की पहली प्रमुख परियोजना कहलाती है काकरा पार परियोजना। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा उकाई परियोजना। ये भी ताप्ती नदी पर ही स्थित है और ये गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो ये उकाई परियोजना और काकरा पार परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं गुजरात पर स्थित है और ताप्ती नदी पर स्थित है। आगे देख लेते हैं हम गोदावरी नदी परियोजना। ठीक है, तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक नाम के पर्वत नासिक से निकलती है और महाराष्ट्र से इसका उद्गम है और इसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और ये है, इसके बारे में जो डिटेल बातें हैं वो हमने प्रायद्वीपीय नदियों का तंत्र जो पढ़ाया है उसमें हमने कवर किया हुआ, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अब ये समागम जो इसका होता है जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है आंध्र प्रदेश में। और इस पर जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका बारे में प्रश्न अक्सर आता है कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जिसको हम बोलते हैं जायकवाड़ी परियोजना, औरंगाबाद जिले पर स्थित है और इसमें जो बना हुआ डैम है उसको हम बोलते हैं नाथ सागर। दूसरी बड़ी परियोजना है इसमें पोचमपात परियोजना जिसको हम श्री राम सागर परियोजना भी बोलते हैं और ये निजामाबाद और तेलंगाना में स्थित। एक और बड़ी परियोजना इसमें है जिसको हम कहते हैं पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और ये नदी जोड़ो परियोजना का एक हिस्सा है। नदी जोड़ो पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाए जो आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और इसके माध्यम से हम गोदावरी नदी को कृष्णा नदी के साथ कनेक्ट करेंगे। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि ये कालेश्वर नाम की लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू होने वाली है। ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना होने वाली है। तो ये पोलावरम से हम इस तरीके से जाके कृष्णा नदी को कनेक्ट कर देंगे। ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना होगी। ठीक है, गोदावरी नदी पर। आगे देख लेते हैं कृष्णा नदी पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं। तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, इसका समापन होता है आंध्र प्रदेश में जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो पहला प्रमुख डैम है जिसको बोलते हैं अलमट्टी परियोजना या अलमट्टी डैम। तो अलमट्टी डैम कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ये 2 फैक्ट इस टॉपिक से हैं, अच्छे से याद रखिए। आइए देखते हैं अगली परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है? ये भी कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर बनी है। और ये यहाँ पर एक और फैक्ट इसके बारे में कहा जाता है कि पत्थर की चिनाई करके किया हुआ भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, तो हमने अलग जब बांधों के प्रकार बनाए थे तो चिनाई का मतलब होता है पत्थरों को, जैसे हम घर मकान बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पत्थर को या ईंट को एक दूसरे के ऊपर लगा करके हम उसकी क्या करते हैं, चिनाई करते हैं। तो इसी तरीके से जो रॉक के बड़े बड़े बोल्डर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से जोड़ करके यानी उनकी चिनाई करके जो बना हुआ बांध है उस तरीके का ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। इसमें तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है वो है श्रीशैलम परियोजना।
तो इस परियोजना का नाम श्रीशैलम इसलिए पड़ा क्योंकि इसी परियोजना के समीप में एक श्रीशैलम करके स्थान है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। ठीक है, उसके नाम पे ये श्रीशैलम परियोजना बनी है, जो कि कहाँ, आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पर स्थित यह परियोजना है। आइए आगे देख लेते हैं हम कावेरी नदी परियोजना। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी नाम के स्थान से है। ब्रह्मगिरी कुर्ग जिले में आता है, कर्नाटक में आता है, यहाँ से उसका उद्गम होता है और तमिलनाडु में जाके ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें पहला जो बांध है वो है कृष्णराज सागर बांध, जो कि यहाँ पर एम विश्वेश्वरैया, जिनको हम भारत का पहला इंजीनियर बोलते हैं, भारत के पहले आर्किटेक्चर हैं, तो एम विश्वेश्वरैया के निर्देशन में ये डैम शुरू हुआ था। और उसके बाद जो मैसूर के राजा हैं कृष्णराज, उनकी स्मृति में ये 1911 में शुरू हुआ था, फिर ये बाद में कंप्लीट हुआ। तो इसको बोलते हैं कृष्णराज सागर परियोजना। इसी के पास में सिम समुद्रम जलप्रपात भी है, जिसके पानी को भी इसमें यूज किया जाता है। कावेरी नदी पे दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है, इसको हम बोलते हैं मेट्टूर परियोजना, मेट्टूर बांध बोलते हैं। और इससे जो बना हुआ जो सागर है, इसको बोलते हैं स्टैनली जलाशय या स्टैनली जलाशय। और ये कावेरी नदी का और प्रमुख एक विवादित क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों की बॉर्डर पे है, कर्नाटक और तमिलनाडु की बॉर्डर पर स्थित है। तो इस पे भी बड़ा क्वेश्चन आता है, सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला गया था कई बार इसके पानी को लेके कि कर्नाटक इसका पानी रोक लेता है और तमिलनाडु में नहीं पहुंचता है, तो वहां पर बहुत सारी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो बहुत प्रभावित होती हैं। तो मेट्टूर बांध बहुत फेमस है इस विवाद को लेके। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण जो है, इसके बाद में लास्ट में देखते हैं, इसमें एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड एनीकट परियोजना। ये कौन सी है? तो ये जो भारत की सबसे पुरानी परियोजना है जिसको हम कहते हैं, ये इसका आप उद्देश्य देख सकते हैं कि चोल जो राजा है, चोल राजा करिकलन, इन्होंने इसका निर्माण किया था जब ये चोल डायनेस्टी यहाँ पे चल रही थी। तो ऐसे इतिहास के टॉपिक को यदि आप देखना चाहते हो तो हमारे वीडियो इतिहास के अलग से डले हुए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो कावेरी की ये एक वितरिका है। जैसे आपको पता है कि जब भी कोई नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवाह होते हुए डेल्टा रीजन में पहुंचती है तो वो कई सारी ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है, फैल जाती है। तो उनमें से ही एक वितरिका है जिसका नाम है कलानई। उस कलानई नदी पे ये डैम बना के एक प्रकार से बैराज बना करके उसको बोला गया है ग्रैंड एनीकट परियोजना। ये भारत की सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं हम केरल। केरल में हम देखते हैं सबरीगिरी परियोजना। तो पंबा और काकी इन नदियों के संगम पर स्थित ये परियोजना है और इसी के समीप पर बना हुआ है सबरीमला मंदिर। दूसरा परियोजना बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको हम कहते हैं मुल्ला पेरियार बांध परियोजना। ये थोड़ा याद रखेंगे कि मुल्ला यार और पेरियार नदी के संगम पर स्थित है और पेरियार नदी को ही हम केरल की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, और केरल तमिलनाडु के बीच में इसको लेके बहुत ही ज़्यादा विवाद है। इसके बारे में एक फैक्ट ये है महत्वपूर्ण, ब्रिटिश शासनकाल में 999 साल के लिए इस पूरी परियोजना के कार्य जिम्मेदारी जो है, परिचालन इसका किस प्रकार से नियंत्रण होगा, ये पूरा तमिलनाडु सरकार देखेगी। तो है ये दोनों की बॉर्डर पे, लेकिन पूरा कंट्रोल होता है इसमें तमिलनाडु का। तो केरल हमेशा इस पे अपोज करता है, क्योंकि अभी जब कुछ साल पहले बाढ़ आई थी तो बाढ़ से सबसे ज़्यादा जो पानी छोड़ा गया था इस मुल्ला पेरियार बांध से छोड़ा गया था, जिसकी वजह से बाढ़ निचले क्षेत्रों में ज़्यादा हुई थी। तो उसने तमिलनाडु को इसका जिम्मेदार समझाया था, क्योंकि तमिलनाडु ही इसका कंट्रोल कर रहा था। तो इस वजह से ये परियोजना थोड़ी सी चर्चा में आती है। इडुक्की परियोजना, थोड़ा याद रखेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा चाप बांध यानी आर्क डैम, अभी हमने आर्क डैम के प्रकार भी देख लिए थे, तो ये पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना जो कि कहाँ पर है, केरल पे है, और भारत का सबसे ऊंचा चाप बांध भी यही है। पराम्बिकुलम और अलियार परियोजना, ये दोनों अलग अलग नदियां हैं, दोनों को मिलाने के बाद जो एक परियोजना बनी है जिसको हम कहते हैं केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत हमने 8 अलग अलग डैम बनाए हैं छोटे छोटे, और उनमें से इस परियोजना को नाम दिया है पाराम्बिकुलम अलियार परियोजना। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर, रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नीदरलैंड ने ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक आइडिया बनाया है कि जिस तरीके से वहां पर कभी बाढ़ आती थी उसको कंट्रोल करने के लिए नीदरलैंड ने एक मॉडल खड़ा किया था, रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट। तो उस तरीके से केरल भी एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जिसने रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट भारत में शुरू किया, यानी अपने राज्य में शुरू किया। उन बाढ़ क्षेत्रों को कंट्रोल करने के लिए, उनकी प्लानिंग के लिए, पानी के प्रवाह को बनाने के लिए, ये सारी प्रोजेक्ट होते हैं रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये पूरी परियोजना कवर की जाती है। चलिए अगला देख लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हम महत्वपूर्ण नदी देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम आप यहाँ पे देख सकते हैं जानापाव पहाड़ी से होता है, और ये चंबल नदी जो निकलती ये उत्तर की दिशा में बहते बहते राजस्थान से होते होते यहाँ पे जाकर के वो यमुना नदी से मिल जाती है। तो इस तरीके से चंबल नदी में कुछ बड़े परियोजनाएं हैं। गांधी सागर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है, और राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान पर स्थित है, दोनों की बॉर्डर के पास में, और जवाहर सागर परियोजना जो कि कोटा के पास में स्थित है राजस्थान में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि राणा प्रताप सागर अलग है और महाराणा प्रताप सागर कहाँ पर है,
हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम में कहते हैं, व्यास नदी पर, उसको कहते हैं महाराणा प्रताप सागर। तो याद रखिएगा, चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखते रहिए। हम राजघाट परियोजना जो कि हम देखते हैं बेतवा नदी पे। बेतवा नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रायसेन के पास से कुमरा गांव नाम की जगह वहाँ से निकलती है और ये राजघाट परियोजना के अंतर्गत हम इसको लेते हैं। पहला डैम बनाया गया है ललितपुर के पास, यूपी और एमपी की बॉर्डर पर बना हुआ ये डैम, इसी को हम कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा डैम है माता टीला डैम, जो कि और थोड़ा आगे जाकर के बेतवा नदी पर ही स्थित है, झांसी के पास में माता टीला बांध, जो कि 2 बड़ी परियोजनाएं हो गई बेतवा नदी पे। आगे देख लेते हैं हम सोन नदी पे। सोन नदी पे हमने देखा कि सोन नदी निकलती है अमरकंटक नाम की जगह से। अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर जिले में है, महाकाल पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा, और वहां से ये निकलती है सोन नदी। तो पहला डैम बनाया हुआ है शहडोल जिले के पास में बाणसागर परियोजना। और इसी नदी पे जब आगे जाते हैं तो एक और इसकी सहायक नदी है जिसको हम बोलते हैं रिहंद नदी। यह रिहंद नदी पर एक परियोजना बनी है जिसको हम बोलते हैं रिहंद परियोजना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इस रिहंद परियोजना के अंतर्गत सोनभद्र नाम का जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां पर एक डैम बनाया गया और उसका जो जलाशय है उसको बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत। याद रखेंगे, गोविंद सागर कहाँ पर है? भाखड़ा नांगल वाले को बोला गया है गोविंद सागर और इसको बोला गया है गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, चलिए और देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं कि ये एक मैप दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में पहली जो परियोजना महत्वपूर्ण है वो है चिनाब नदी पर, उसको बोलते हैं दुलहस्ती परियोजना, जो कि किश्तवाड़ जिले के अंतर्गत आती है। दूसरी परियोजना है बगलीहार परियोजना, भारत और पाकिस्तान के बीच में काफी विवादित रही है क्योंकि पाकिस्तान ने इस मसले को वर्ल्ड बैंक में लेके गए थे कि ये सिंधु जल समझौते के अंतर्गत नहीं है। वर्ल्ड बैंक के एक डेलीगेशन भी आया था भारत, जिसने अपने फाइनल निष्कर्ष में दिया कि भारत इस परियोजना के अंतर्गत उल्लंघन नहीं कर रहा है। तीसरी बड़ी परियोजना इसी नदी पर स्थित है जिसको हम बोलते हैं सलाल परियोजना। चिनाब की एक सहायक नदी है, उस नदी पर स्थित है यहाँ पर। ठीक है, चिनाब नदी के अंतर्गत ये तीनों परियोजनाएं, इनको याद करने का एक तरीका ऐसा सकता है कि चिनाब यानी 3 अक्षरों से बना हुआ है, इसी प्रकार से 3 परियोजनाएं 1 2 3 करके आप याद रखिएगा, दुलहस्ती, बगलीहार और सलाल परियोजना। ठीक है, 3 परियोजनाएं चिनाब नदी के 3 अक्षरों से मिलकर। अगली परियोजना इसके अंतर्गत हम देखते हैं झेलम नदी पर, तो ये बूलर झील पे है, बूलर झील। ठीक है, तो झेलम से आप इसको झरने से याद करेंगे कि झरना जिस तरीके से बहता है तो उससे पानी कहीं इकट्ठा होगा तो उससे बनेगी झील, और झील बनी कौन सी? बूलर झील। बूलर झील के बारे में एक और फैक्ट है बड़ा ही महत्वपूर्ण कि भारत की सादे पानी की या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। अब बूलर झील बन गई, झरना गिरा, पानी इकट्ठा हुआ तो बूलर झील बन गई। बूलर से बुल ले लीजिए तो तुल बुल, तुल का मतलब होता है एक ताले से आप कनेक्टेड कर दीजिए कि इस झील का जहां से निकासी वाला स्थान है वहां पे हमने एक छोटा सा डैम बना दिया, एक बैराज टाइप का बना लिया और इसके पानी को जो प्रवाह था उसको कंट्रोल कर लिया, तो एक प्रकार से ताला लगा दिया। ठीक है, किस पे? बुल पे। बुल कौन सा? बूलर पे। तो बूलर पे ताला लगाने से तुलबुल परियोजना बन गई और ये परियोजना है झेलम नदी पर। ठीक है, और इसका उद्देश्य था नेविगेशन प्रोजेक्ट एक प्रकार से है, यानी कि पानी के फ्लो को रेगुलेट करने। इसको बूलर बैराज भी कहते हैं। एक और कनेक्टेड फैक्ट है, सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसके अंतर्गत भारत जो है वो रावी, व्यास और सतलज नदी का पानी उपयोग कर सकता है। अन्य 3 कौन सी नदियां हैं उसकी जानकारी आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको कितना पता है इस समझौते के बारे में। अन्य परियोजनाएं देख लेते हैं भारत की कौन कौन सी। पहली परियोजना है नाथपा झाकरी परियोजना, ये भी किस पर है? सतलज नदी पर स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरी परियोजना है कोटेश्वर बांध, ये भागीरथी नदी पर स्थित है और कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तीसरी परियोजना देखते हैं गंडक परियोजना, ये गंडक नदी पर स्थित है और उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है गंडक नदी पर। ठीक है, चलिए और देखते हैं चौथी परियोजना, ये है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना भी भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत बिहार के सुपौल नाम की एक जगह है, उस जगह पे सप्तकोशी के नाम की एक स्थान पर एक डैम बनाया गया है जिसको हम कहते हैं कोसी परियोजना। ठीक है, इसको हम सप्तकोशी डैम भी कई बार कहते हैं। तो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना। पांचवी परियोजना देखते हैं तीस्ता परियोजना। तीस्ता बड़ी ही महत्वपूर्ण और सहायक नदी है गंगा नदी की, जो कि सिक्किम से बहती हुई आती है और आपको पता होगा नाथुला दर्रा, तो उस दर्रे के पास से ये इंडिया में आती है और ये तीस्ता नदी पर ही बना हुआ डैम है तीस्ता परियोजना, जो कि सिक्किम पर स्थित है। आगे देखते हैं छठवां मयूराक्षी परियोजना, जो कि पश्चिम बंगाल पे है। ये दामोदर की एक सहायक नदी है मयूराक्षी नदी, जिसको हम मयूर या मोर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी परियोजना को कई जगह पे बुक में मिलता है कि इसको कनाडा बांध परियोजना भी बोलते हैं। तो कनाडा से आप मयूराक्षी को कनेक्ट करते हुए थोड़ा देखेंगे। सातवीं परियोजना फरक्का बैराज, तो हमने आपको बताया था कि बैराज क्या होते हैं, एक प्रकार से चैनल गेट होता है कि पानी को रोक लिया आपने, एक गेट बना करके गेट उठा देंगे पानी निकल जाएगा। तो इस तरीके का फरक्का बैराज बनाया गया है गंगा नदी पे। तो गंगा नदी के बाद में जहाँ से हुगली नदी निकलती है वहाँ पर एक बैराज बनाया गया है पश्चिम बंगाल में। अगला है
जमनालाल बजाज सागर या जिसी को कहते हैं माही परियोजना। तो ये 8वें नंबर की परियोजना है। इस इमेज में आप देख सकते हैं गुजरात में स्थित ये परियोजना है कि माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ये फैक्ट हमने अपनी नदियों के संबंध में जो वीडियो बनाए उसमें भी दिए हैं, आप देख सकते हैं। 9वीं नदी देखते हैं हम, रंजीत सागर या रणजीत सागर भी इसको बोलते हैं। ये रावी नदी पर स्थित है और पंजाब पर स्थित है। ठीक है, आइए कुछ विविध तथ्य देख लेते हैं। तो कल्पोंग जल विद्युत परियोजना जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है और किसी द्वीप पर स्थित ये पहली परियोजना है। ठीक है, कल्पोंग नदी पे। दूसरा एक फैक्ट देख लेते हैं, निजाम सागर। निजाम सागर कहाँ पे? निजामों का शासन हैदराबाद के आसपास था। तो हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और तेलंगाना पे ही एक माजरा नदी है जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है, उस नदी पर बना हुआ है निजाम सागर। पंचेश्वर बांध बड़ा ही महत्वपूर्ण, काली नदी पर है, उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर है ये नदी। और यहाँ पर भारत और नेपाल की संयुक्त रूप से एक परियोजना है जिसको हम कहते हैं महाकाली संधि। तो महाकाली संधि कब हुई थी? ये 1996 में ये संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच में। कुछ और देखते हैं, चोखा और मांगदेचू ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि भारत और भूटान के बीच की संयुक्त परियोजनाएं हैं। तो एक देश के दूसरे देश के साथ के टॉपिक में इसको याद रखेंगे। किसाऊ बांध ये बड़ा ही रिसेंट में बहुत चर्चित है विषय। ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना है, अभी निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और निर्मित यदि ये हो जाएगा तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध बनेगा। किसाऊ बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड पे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं मंगला बांध। तो मंगला बांध है पाक अधिकृत कश्मीर पे यानी पीओके एरिया पे जो कि झेलम नदी पर है और ये मीरपुर नाम की एक जगह है। और ये अभी चर्चा में इसलिए भी आ जाएगा क्योंकि भारत पीओके को लेके काफ़ी सेंसिटिव है, तो मंगला बांध एक थोड़ा चर्चा में रह सकता है, आप यहाँ देखेंगे। तो ये हमारे कुछ टॉपिक हो गए जिसमें हमने कवर किए। आइए हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि भारत में पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया है। दूसरा है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। अगला क्वेश्चन है बाढ़ नियंत्रण हेतु रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट परियोजना का प्रारंभ किस राज्य ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जायकवाड़ी परियोजना का संबंध किस राज्य से है। अगला क्वेश्चन सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किन राज्यों से है। आप इनके आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। टिहरी बांध परियोजना किस नदी के संगम पर स्थित है, एक क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं नागार्जुन सागर परियोजना है वो किस नदी पर अवस्थित है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। भारत की सबसे लंबी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों के आंसर वीडियो में दिए हुए, यदि आपको आंसर नहीं आ रहे हैं तो एक बार रिवाइज करके फिर से देख लीजिए, आपको आंसर सारे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित प्रमुख बांध कौन सा है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। और उसके बाद तुलबुल परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों ये हुए आज के टॉपिक के बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करिए क्योंकि आपके कमेंट से दूसरे लोगों को भी इसको देखने की एक मोटिवेशन मिलती है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।